Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. People, in this very particular session, I am going to interact the chemistry paper of the chemistry paper which was asked in SCC Phase 1, test number 10, which was held on 23/11/2025. And the syllabus was the D and F block elements और आपके P block से questions पूछे गए थे. Now, moving towards the question first, that was question 46 in your paper. Which one of the following ions exhibits DD transition and paramagnetism as well? इनमें से कौन सा आयन ऐसा है जो DD ट्रांजिशन एग्जिबिट करता है और जो आपको पैरामैग्नेटिज्म दिखा देगा? से फॉर एग्जांपल टेकिंग द फर्स्ट वन, सर अगर मेरे पास Cr जो है CrO42 नेगेटिव, इसमें क्रोमियम को मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने बैठूंगा तो आई विल गेट इट एज +6. यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है. और इस वाले में अगर मैं देखना चाहूंगा जो आप नॉर्मल तरीके से निकालते हो, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेटस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट स्पीशीज, उसके हिसाब से यहाँ पे जो मेरे पास आएगा इट विल बी अगेन +6. ये वाला भी मुझे +6 ही मिलेगा. उसके बाद सर Mn की बात करेंगे, MnO4 नेगेटिव में यहां पे निकालने बैठूंगा तो आई विल गेट इट एज से फॉर एग्जांपल इट विल बी +7. ये वाला जो मेरे पास है मैंगनीज का +7 है. और MnO42 नेगेटिव में जो मेरे पास मैंगनीज मिलेगा ये मुझे +6 में ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा. तो बात करते हैं क्रोमियम की. सर क्रोमियम की नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो मेरे पास है दैट इज एर्गन. उसके बाद 3d5 4s1. तो अगर मैं Cr6 पॉजिटिव की बात करूंगा जो यहां पे भी है और यहां पे भी है, Cr6 पॉजिटिव में 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, यहां से 1 यहां से 5, तो ये D0 सिस्टम होगा. D0 सिस्टम मीन्स इसमें कोई DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो पैरामैग्नेटिज्म भी पॉसिबल ही नहीं है. तो सर ये दोनों ऑप्शंस मेरे आंसर नहीं होंगे. उसके बाद गोइंग टुवर्ड्स मैंगनीज वाले आयन्स पे, यहां पे ये +7 में है, यहां पे ये +6 में है. तो सर मैंगनीज की बात करेंगे, यूजुअली अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने बैठूंगा दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूंगा दैट विल बी एर्गन. उसके बाद 3d5 4s2. सर +7 में देखूंगा, +7 मैंगनीज +7 जो मेरे पास है, 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, 2 इधर से 5 इधर से, तो ये D0 सिस्टम मेरे पास है. कोई पैरामैग्नेटिज्म पॉसिबल नहीं, कोई DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है. लेकिन जब बात इस वाले की होगी मैंगनीज +6 में जो है मैंगनीज +6, तो सर यहां से 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, 2 इधर से 4 इधर से, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा यानी D1 सिस्टम में बचेगा. और D1 सिस्टम में DD ट्रांजिशन भी एग्जिबिट कर सकता है और आपके पास पैरामैग्नेटिज्म भी दिखा देगा. तो द राइट ऑप्शन जो आपके पास है दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4. ये वाला ऑप्शन जो है आपके पास राइट आंसर होगा, बिकॉज मैंगनीज जो मेरे पास है +6 ऑक्सीडेशन में D1 सिस्टम बनाता है जहां पे DD ट्रांजिशन पॉसिबल है. Now moving towards next question, that is this one. Match the metal ions given in column first with the supine magnetic moments of the ions given in column second and assign the correct code. मुझे मैच करना है इन आयन्स को अपने supine magnetic moments के साथ. तो सर अगर मैं बात करूंगा मेरे पास जो फॉर्मूला है that is μs will be equal to √n into n+2 बोहर मैग्नेटिक मूवमेंट Bm. शाबाश. तो यहाँ पे जो n होता है इट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास जो होता है वो आपके पास है n, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो बात करेंगे CO3 पॉजिटिव की. CO3 पॉजिटिव जो मेरे पास है, CO3 पॉजिटिव, सर ये जो मेरे पास होता है नॉर्मली इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एर्गन 3d6 3d7 4s2 और 3 पॉजिटिव में ये D6 सिस्टम बनेगा. D6 सिस्टम जो मेरे पास है ये CO3 पॉजिटिव होगा. अगर मैं इसकी हाई सुपिन कंडीशन की बात करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो मेरे पास होगी दैट विल बी T2G4 Eg2. इस वाले में अगर मैं देखूंगा तो सर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उस टाइम मुझे मिल सकते हैं. T2G4 मीन्स ऐसे आपके पास T2G है, 2 इधर 1 इधर, तो सर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स Eg में ऐसे 2 होंगे, ऐसे हाई सुपिन कंडीशन में 2 Egs में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होंगे. तो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो मेरे पास होगा दैट विल बी 4. तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4. 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिलेंगे. तो सर अगर मैं इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने बैठूंगा यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो जो सुपिन मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इट विल बी √n विल बी 4 + 2 बोहर मैग्नेटिक मूवमेंट and that will be equal to 4 + 2 is 6 into this is 24. It will be √24 बोहर मैग्नेटिक मूवमेंट. तो यहाँ पे जो मेरा CO3 पॉजिटिव है सर इट शुड शो दिस वन, यानी इसका ये वाला ऑप्शन आएगा दैट इज 4 वाला. उसके बाद सर अगर बात करेंगे इस वाले की, टेकिंग दिस वन जो मेरे पास है CR3 पॉजिटिव की बात करेंगे, इसका जो ये D सिस्टम कौन सा होगा, CR3 पॉजिटिव.
तो सर Cr3 पॉजिटिव जो मेरे पास होता है ये 3d5 4s2 है, तो दो वहाँ से एक यहाँ से, इट विल बी d4 सिस्टम मेरे पास है। इसमें अगर मैं बात करूँगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, अगेन 4 आएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Cr3 पॉजिटिव, नो इट इज़ 3d5 4s1, तो एक s से जाएगा, दो d से जाएंगे, तो ये d3 सिस्टम होगा, नॉट d4। शाबाश, इट विल बी d3 सिस्टम, और जो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 3 होंगे। शाबाश, वो 3 होंगे, बिकॉज नॉर्मल जो क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 3d5 4s1, तो यहाँ से 3 निकलेंगे तो ये d3 सिस्टम बचेगा, दैट इज n इज इक्वल टू 3। तो सर म्यू एस निकालने की कोशिश करेंगे, अंडर रूट ऑफ n3 है 3 + 2 बोहर मैग्नेटिक मूवमेंट, और ये कितना होगा 3 + 2 इज 5 इंटू दिस इज √15, तो इस वाले का √15 बोहर मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, एंड दैट विल बी दिस वन, ये वाला जो मेरे पास है, इस वाले का सर मेरे पास जो है सेकंड वाले को √15 मीन्स ये वाला आएगा, ये वाला। उसके बाद Fe3 पॉजिटिव और Ni2 पॉजिटिव की बात करेंगे। सर Fe3 पॉजिटिव जो मेरे पास है, Fe3 पॉजिटिव, सीट हियर, Fe3 पॉजिटिव, सर ये कौन सा डी सिस्टम मेरे पास होगा, इट इज़ नॉर्मली d6 4s2, 3 निकलेंगे तो d5 बचेगा, इट विल बी d5 में पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे। अगर हाई स्पिन कंडीशन की बात करेंगे तो सर n विल बी इक्वल टू 5, यहाँ पे म्यू एस निकालने की कोशिश करेंगे, इट इज़ अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 5 + 2 बोहर मैग्नेटिक मूवमेंट, ऐसे। तो सर ये जो मुझे मिलेगा म्यू एस विल बी इक्वल टू, इट विल बी √35 बोहर मैग्नेटिक मूवमेंट, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सर ये आ गया Fe3 पॉजिटिव का। उसके बाद मेरे पास आता है Ni2 पॉजिटिव जो मेरे पास है सर वो मेरे पास आएगा Ni2 पॉजिटिव जो है इट इज़ D8 सिस्टम नॉर्मली होता है, D8 मेरे पास आएगा ये वाला D8 सिस्टम, और इसकी अगर मैं बात करूंगा इट विल बी T2G6 Ag2, तो सर इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा वो 2 होंगे। आई विल बी टेकिंग केस एज n विल बी 2, तो सर म्यू एस जो मेरे पास आएगा इट विल बी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 + 2, और ये मेरे पास आएगा इट इज़ 4 इंटू 2 इज √8 बोहर मैग्नेटिक मूवमेंट, ये बोहर मैग्नेटिक मूवमेंट के बराबर, यहाँ पे √8 के बराबर आएगा। तो सर ये दोनों मुझे वहाँ पे कनेक्ट करने हैं, इट इज़ √35, दिस इज √8, तो इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। Fe3 पॉजिटिव इज √35 ये वाला ऑप्शन, उसके बाद Ni2 पॉजिटिव जो मेरे पास है √8 ये वाला आएगा। तो सर मेरा करेक्ट आंसर कौन सा आएगा यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ए को मेज करना है हमें, ए को मेज करेंगे 4 के साथ, ए को मेज करेंगे 4 के साथ, सर फर्स्ट वाला ए को 4 के साथ। सेकंड जो मेरे पास है डैट इज़ बी को मेज करना है 5 के साथ, सर बी में 5 के साथ मेज हो रहा है। थर्ड वाला जो सी मेरे पास है उसको मेज करना है सी वाले को सेकंड वाले के साथ, सी सेकंड के साथ, और डी वाला फर्स्ट के साथ, डी फर्स्ट के साथ। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है मुझे राइट आंसर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो है ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज दिस वन, द रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेटस इन एक्टिनॉइड्स इज एट्रीब्यूटेड टू। देखिए एनसीईआरटी में बाज़ाब्ता तौर पे लिखा गया है, वहाँ पे बाज़ाब्ता उस लाइन में लिखा है जो एक्टिनॉइड्स के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं वो बेसिकली 5F60 और 7S लेवल्स की जो एनर्जी है वो कंपेरेबल है। इनकी एनर्जीज जो है 5F60 और 7S लेवल्स की वो एनर्जी कंपेरेबल है, जिसकी वजह से वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेटस दिखाते हैं। सर उससे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 5F6D एक्टिनॉइड्स में और 7S ये वाले, सर इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्लोज होती है, कंपेरेबल होती है, इसलिए हम कहते हैं 7S वाले भी टेक पार्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में, 6D वाले इलेक्ट्रॉन्स भी टेक पार्ट कर सकते हैं बॉन्डिंग में, और 5F वाले भी कर सकते हैं। तो सर सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से टेक पार्ट कर सकते हैं बॉन्डिंग में। पार्टिसिपेशन उनका जब होगा उसकी वजह से वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकते हैं, कभी इनकी वजह से, इनकी वजह से, इनकी वजह से, एज अ रिजल्ट दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यानी ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो दिखाते हैं। तो सर इसीलिए बिकॉज इनकी एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट जो है कंपेरेबल एनर्जीज उनकी है। तो ऑप्शन सेकंड मुझे दूर से ही नजर आता है बिकॉज वहाँ पे लिखा गया है, तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन का यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका भी यहाँ पे नहीं आएगा। द रेडियो एक्टिव नेचर ऑफ एक्टिनॉइड्स भी इसका कोई आंसर राइट नहीं है। तो दिस विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। एंड मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन बी इन्वॉल्वड इन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। देखो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग यूजुअली जो होती है जनरली सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के दरमियान होती है। सेकंड पीरियड वाले पी ऑर्बिटल को प्रोवाइड करते हैं और थर्ड पीरियड वाले जो है डी ऑर्बिटल उनके पास अवेलेबल होती है, वो उसी को प्रोवाइड करते हैं। नाउ सर कार्बन, नाइट्रोजन और बोरान जो है तीनों के तीनों जो मेरे पास है सेकंड पीरियड एलिमेंट्स है,
नो डाउट वो p ऑर्बिटल प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन सामने ऐसा कौन होगा जो d ऑर्बिटल प्रोवाइड कर सकता है, सो डेट p पाई d पाई बने। सर इट इज फास्फोरस, थर्ड पीरियड एलिमेंट। ये मेरे पास जो है ये एलिमेंट d ऑर्बिटल शो कर सकता है, और अगर सामने सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो p पाई d पाई ऑर्बिटल इनके जो बॉन्ड है इनके दरमियान बन सकता है। तो सर फास्फोरो जो मेरे पास है ये p पाई d पाई इसलिए दिखा सकता है बिकॉज इसके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल है, और सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 50, which one of the following statements related to lanthanones is incorrect? Incorrect वाला मुझे बताना है। All the lanthanones are much more reactive than aluminum। नहीं सर, बाज़ाब्ता लाइन लिखी गई है एनसीईआरटी में, जो आपके पहले मेंबर्स होती है लेंथेनॉन्स के, लेंथेनाइड्स के जो मेरे पास होते हैं पहले मेंबर्स जो होते हैं सर वो कैल्शियम जैसे होते हैं, उनका बिहेवियर कैल्शियम जैसा होता है। लेकिन जो अब आप आगे जाते हैं सीरीज में तो आपको ऐसे मेंबर्स मिलते हैं जिनका बिहेवियर व्हाट वी कॉल इट एज एल्युमिनियम जैसा होता है। तो सारे एलिमेंट्स एल्युमिनियम जैसे नहीं होते या उससे ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं उनमें से जो कुछ मेंबर्स है वो एल्युमिनियम जैसा बिहेवियर दिखाते हैं, बट सारे नहीं दिखाते हैं, या उनसे एल्युमिनियम से ज़्यादा सारे एलिमेंट्स रिएक्टिव नहीं होते हैं लेंथेनॉन वाले। इसलिए जो ये वाला है ये रॉन्ग आंसर है, इनकरेक्ट मेरे पास से इन चार ऑप्शंस में शायद होगा, मैंने इसको चूज़ किया है, देख लेंगे आगे क्या कहता है। सर Ce+4 solutions are widely used as oxidizing agent in volumetric analysis। yes, because Ce+4 जो है ये +3 की ओर कन्वर्ट होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करके छोड़ देता है, इसलिए इसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। यूरोपियम शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट टू गेट द स्टेबल दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये दिखाता है द बेसिसिटी डिक्रीजेज एज आयनिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम Pr to Lu। ये भी आपकी एनसीईआरटी में लिखा गया है। तो सर इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज दिस वन, ठीक है, बिकॉज कुछ मेंबर्स एल्युमिनियम से जैसे है रिएक्टिव बट सारे उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये वाला स्टेटमेंट ठीक नहीं है। क्वेश्चन 51, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ EU जिसका एटॉमिक नंबर दिया गया है 63, GD एटॉमिक नंबर 64, उसके बाद TB जो आपके पास है एटॉमिक नंबर 65। देखिए EU जो यहाँ पे है इट इज़ यूरोपियम, और GD जो आपके पास है इट इज़ गडोलिनियम, और TB जो आपके पास है टर्बियम है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेबल से आप देख लेते हैं, वहाँ पे दिया है और आपको याद भी होगा। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी लिखने बैठोगे यू विल गेट इट एज दिस वन। जो आपके पास है यूरोपियम उसका होता है जीनॉन 4f7 6s2, और आपके पास जो दूसरा वाला है गडोलिनियम उसका होता है जीनॉन 4f7 5d 6s2, और उसके बाद जो तीसरा है टर्बियम उसका होता है जीनॉन 4f9 6s2। तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का पता है। शाबाश। नाउ क्वेश्चन 52 की बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 इज ड्यू टू, सर किसकी वजह से? लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस, presence of 2 OH groups and 1 pH bond, presence of 1 OH group and 2 pH bonds, high electron gain enthalpy of phosphorus। देखिए जो आपका H3PO4 है ना, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, OH और आपके पास H यहाँ से और H यहाँ से। आप याद रखेंगे जो फास्फोरस के ऑक्सा एसिड्स है, फास्फोरस के ऑक्सा एसिड्स है, उनमें जो रिड्यूसिंग बिहेवियर होता है सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ pH बॉन्ड्स। ये जो हाइड्रोजन होते हैं यूजुअली नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, लेकिन रिड्यूसिंग बिहेवियर जो आपके ऑक्सा एसिड्स का फास्फोरस का होता है वो बिकॉज ऑफ इन्हीं बॉन्ड्स की वजह से होता है, उनका रिड्यूसिंग बिहेवियर। तो जितने pH बॉन्ड ज़्यादा उतना रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा। अब ये कह रहा है pH ये जो आपके पास है H3PO2 है, इसका रिड्यूसिंग बिहेवियर ज़्यादा क्यों है? ये किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ ये क्यों है ऐसा? तो सर इसमें 2 pH बॉन्ड से 1 OH बॉन्ड है, इसकी वजह से होगा। ज़्यादातर जो होते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस वन, ठीक है। सर लो ऑक्सीडेशन स्टेट ये वाला तो नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ 2 OH ग्रुप्स नहीं, इसमें तो एक ही OH ग्रुप है। प्रेजेंस ऑफ 1 OH ग्रुप एंड 2 pH बॉन्ड्स, सर ये वाला मुझे करेक्ट ऑप्शन नजर आता है, 2 pH बॉन्ड से और 1 OH बॉन्ड है। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फास्फोरस आपका राइट आंसर यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 53 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग, सर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग है? सिंगल NN बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द सिंगल PP बॉन्ड। सर पहले वाले की बात करेंगे, जो मेरे पास पहला स्टेटमेंट है ना, इट इज समथिंग दिस, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान जब सिंगल बॉन्ड बनता है सर जो लोन पेयर्स होते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ नाइट्रोजन, लोन पेयर्स आपस में रिपल्शंस करते हैं जिसकी वजह से ये बॉन्ड वीक होता है,
ये वाला बॉन्ड जो है वीक होता है। अगर हम बात करेंगे इन कंपैरिजन टू पीपी बॉन्ड की, यहाँ से सर फास्फोरस का साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो लोन पेयर्स की होती है वो यहाँ पे कम होती है, एज अ रिजल्ट रिपल्शन जो यहाँ पे लोन पेयर्स की होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस रिपल्शन कम होती है बिकॉज ऑफ बिगर साइज ऑफ फास्फोरस एटम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी कम होगी जिसकी वजह से रिपल्शन कम है। रिपल्शन कम तो बॉन्ड स्ट्रांगर अच्छा खासा है। सर बॉन्ड स्ट्रांगर यहाँ पे होगा, यहाँ पे बॉन्ड वीकर होगा बिकॉज ऑफ रिपल्शन एंड स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। तो ये कहता है सिंगल एन एन बॉन्ड इज स्ट्रांगर। नो, सिंगल पीपी बॉन्ड ही स्ट्रांगर होता है देन सिंगल एन एन बॉन्ड। तो ये जो ऑप्शन है ये मेरा रॉन्ग ऑप्शन है और आपके क्वेश्चन के हिसाब से यही आंसर होना चाहिए। pH3 कैन एक्ट एज लिगेंड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यस, वो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एज लिगेंड काम कर सकता है। NO2 जो है उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। हाँ, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। और कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन जो इस वाले में होती है वो 4 के बराबर ही होती है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपके ठीक होते हैं और ये वाला जो स्टेटमेंट आपका यहाँ पे है दैट विल बी योर रॉन्ग स्टेटमेंट। Moving towards question 54, interstitial compounds are formed when small atoms, shabash, when small atoms are trapped inside the crystal lattice of metals. Which of the following is not the characteristic property of interstitial compounds? इनमें से सर interstitial compounds की बात है, कैसे बनाते हैं वो आपको पता होगा, यहाँ पे भी लिखा है कैसे बनाते हैं। अब उनकी प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी वाली नहीं है, कौन सी प्रॉपर्टी उनकी नहीं होती है इनमें से। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स इन कंपैरिजन टू प्योर मेटल्स। सर ये स्टेटमेंट ठीक है बिकॉज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू प्योर मेटल्स, पढ़ते हैं हम वहाँ पे। उसके बाद दे आर वेरी हार्ड, हाँ उनकी हार्डनेस भी अच्छी खासी होती है। उसके बाद दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी। यस सर, जब इन आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं उनमें मेटेलिक कंडक्टिविटी रिटेन होती है। दे आर केमिकली वेरी रिएक्टिव। नो सर, नो सर, बिकॉज जो आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं वो इनर्ट होते हैं। शाबाश, वो क्या होते हैं? दे आर इनर्ट। आप वहाँ पे हम हाईलाइट करके बोलते हैं ये वाला पॉइंट, दे आर इनर्ट। तो सर इसने लिखा है दे आर वेरी केमिकली वेरी रिएक्टिव। ये वाला ऑप्शन जो है मेरा गलत ऑप्शन होगा, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। एंड एज पर द क्वेश्चन इज कंसिडर्ड ये वाला ऑप्शन मेरा यहाँ पे राइट आंसर होगा। शाबाश। पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेटस ऑफ टाइटेनियम कैन बी। टेबल से आप वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेटस दिए गए हैं वहाँ से देख सकते हो या इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी देख सकते हो ये कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेटस दिखाता है। सर टाइटेनियम है, स्कैंडियम टाइटेनियम, इट इज़ 3d2 4s2। वहाँ से आपको ये +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है। सो द ऑप्शन फर्स्ट जो है इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं आगे जाने की कोशिश ही नहीं करूँगा, ये वाला ऑप्शन इसका ठीक है। शाबाश। उसके बाद क्वेश्चन 56 की बात करेंगे। सर CrO4 2 नेगेटिव और Cr2O7 2 नेगेटिव जो आपके पास है इक्विलिब्रियम में दिए गए हैं। दिस इज क्रोमेटाइन, दिस इज डाइक्रोमेटाइन। इसका pH x है, इसका pH y है और द pH वैल्यूज ऑफ x एंड y मुझे बताने हैं। x pH क्या है, y pH क्या है। देखिए जब हम बात करते हैं ना प्रेपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट की, जब हम वहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे क्या होता है, हम कहते हैं जो क्रोमेटाइन और डाइक्रोमेटाइन आपका होता है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, यानी दोनों जो आपके हैं वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं ये वाले आयन्स। और ये जो है ये बेसिक कंडीशंस में प्रिवेल करता है, ये वाला जो है एसिडिक कंडीशंस में प्रिवेल करता है। यानी अगर मैंने यहाँ पे एसिडिक pH दिया, एसिडिक कंडीशंस दे दी तो सर ये क्रोमेटाइन किस में कन्वर्ट होता है, डाइक्रोमेट में। और अगर मैंने बेसिक कंडीशंस दी उस टाइम डाइक्रोमेट ही वापस कहाँ जाएगा, क्रोमेट में जाएगा, क्रोमेटाइन में कन्वर्ट होता है। तो सर यहाँ पे ये वाला एसिडिक pH होगा, ये वाला बेसिक pH होगा। एसिडिक pH जो होता है वो हमारा 4 होता है वहाँ पे, और ये जो बेसिक pH यहाँ पे होता है वो 8 के बराबर होता है। तो सर 8 मीन्स बेसिक pH है, दिस विल प्रोडोमिनेट, दिस विल प्रिवेल, और आपके एसिडिक कंडीशंस में ये प्रिवेल होता है तो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट उस टाइम यहाँ की ओर होता है, अदरवाइज ये इक्विलिब्रियम पे होते हैं। तो सर यहाँ से आपके पास जो है pH वैल्यूज ऑफ x शुड बी एसिडिक pH एंड 4 और इसका बेसिक होना चाहिए दैट इज 8। ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन होगा। नाउ क्वेश्चन 57 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सर इनमें से किस एलिमेंट का लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। देखिए जब आप NCERT से ग्राफ देखते हैं विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं 3D सीरीज के, वो कुछ ऐसा ग्राफ आता है ऐसे। सर यहाँ पे डिप जो आता है डेट इज़ बिकॉज ऑफ मैंगनीज, मैंगनीज में जो है इसकी वजह से डिप आता है। रीज़न क्या है आपको पता ही है। तो सर इस ग्राफ से अगर मैं देखना चाहूँगा कॉपर आपका यहाँ पे नीचे आता है। तो सर 3D सीरीज में पहले पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, फिर डिप आता है, फिर से बढ़ता है, फिर से डिक्रीज होता है, तो कॉपर आपको नीचे मिलेगा। यानी इन अमंग दीज एलिमेंट्स जो बात है कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट इनमें से कम होगा। ठीक है, तो द ऑप्शन 4 जो है आपके पास राइट आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन होगा।
नाउ क्वेश्चन 58 की बात करेंगे, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट हेलोजेनस। हेलोजेनस की बात कर रहा है और मुझे करेक्ट स्टेटमेंट की बात करनी है। फर्स्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजेनस इज इन द ऑर्डर F ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। नो सर, जो एफिनिटी का ऑर्डर होता है डेट इज दिस वन, एक्चुअल ऑर्डर। क्लोरीन की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, उसके बाद आपका आयोडीन। सर ये क्यों ऐसा ऑर्डर आता है? बिकॉज जो फ्लोरीन है उसका साइज काफ़ी ज़्यादा कम होता है, इलेक्ट्रॉन के एडिशन से वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होती है, इसीलिए उसकी जो आपके पास एफिनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। तो ये था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक्चुअल ऑर्डर जो हमारे पास होता है, लेकिन इसने क्या दिया है, फ्लोरीन की ही ज़्यादा दी है क्लोरीन की। तो सर ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, हमारा आंसर यहाँ पे नहीं आएगा। HF इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोहेलिक एसिड। देखो अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट ये एसिड होता तो जो ही H पॉजिटिव को रिलीज करता है F नेगेटिव बनेगा, कंजुगेट बेस जो होगी F नेगेटिव, अगेन बिकॉज ऑफ रिपल्शन और स्मॉलर साइज जो वहाँ पे है उसकी वजह से सर लेस स्टेबल होगा। एज ए रिजल्ट ये वाला भी मेरा ठीक आंसर नहीं होगा, यानी ये स्ट्रॉन्गेस्ट वाला नहीं होगा, बिकॉज F नेगेटिव इज अ वीक कंजुगेट बेस। तो वो जो मेरे पास होगी नॉट वीक, आई एम सेइंग दैट विल बी लेस स्टेबल कंजुगेट बेस। में वीक की बात नहीं करूँगा, वो स्ट्रांग होगी, बट जो यहाँ पे इसकी F नेगेटिव बेस होगी वो उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड दिस एसिड हियर। F2 हैज़ लोअर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देन Cl2। सर बात करेंगे इस वाले की, F2 जब F और F का सिंगल बॉन्ड बनता है सर, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज जो रिपल्शन यहाँ पे लोन पेयर्स के दरमियान होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लोन पेयर्स की रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम होती है एज कम्पेयर टू Cl2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो है सर बिकॉज ऑफ लार्जर साइज ऑफ दिस एटम Cl एटम, लोन पेयर्स की रिपल्शन जो है वो थोड़ी सी कम होती है, लोन पेयर रिपल्शंस आर वीक जिस आर लेस, जिसकी वजह से बॉन्ड जो है लेंथ कम होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसके छोटे साइज से रिपल्शन ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी कम, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम, इस वाले की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा। तो ये जो मेरे पास है राइट आंसर नज़र आ रहा है इस वाले क्वेश्चन का। उसके बाद कह रहा है ऑल हेलोजन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नो सर, मेरे पास फ्लोरीन है, खाली -1 दिखाता है, तो ये वाला भी ऑप्शन मेरे पास नहीं आएगा। अदरवाइज जो क्लोरीन है वो आपका वेरिएबल दिखा सकता है, बट फ्लोरीन की बात करेंगे खाली -1 दिखा सकता है। तो सर ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ विच कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। सर इस रिएक्शन से कौन सा कंपाउंड बनाया जाता है? नाउ सीट हियर, जीनान और F2 को की जब भी रिएक्शन करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स हमें बनते हैं। XeF2 भी मिल सकता है, XeF4 भी मिल सकता है, XeF6 भी मिल सकता है, लेकिन इट डिपेंड्स आपका वॉल्यूम रेशियो क्या है। सर कभी 2:1 होता है, कभी 1:2 होता है, कभी 1:20 भी आप लेते हो। सर इस वाले रिएक्शन में जो दिया गया है डेट इज 2:1 इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, और इस वाले पर्टिकुलर टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे सर, यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है डेट इज XeF2। अदरवाइज अगर 1:2 होता शायद XeF4 बन जाता, लेकिन 2:1 दिया है तो सर इस वाले पे XeF2 आपका कंपाउंड बन जाता है। तो क्वेश्चन 59 विद द आंसर ऑप्शन दैट इज ऑप्शन 2। नाउ क्वेश्चन 60 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट इट। इनमें से सर कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट करेक्टली मैच्ड नहीं है, यानी इसको नहीं रखा गया है, यानी करेक्टली जो अपनी प्रॉपर्टी को डिफाइन यहाँ पे नहीं करता होगा। सर पहला वाला पैरामैग्नेटिक बिहेवियर पे ऑर्डर दिया है, सेकंड वाला आयनिक साइज पे दिया है, तीसरा वाला स्टेबिलिटी इन एक्वस सोल्यूशन दिया है, चौथा वाला नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे दिया है। तो पहले वाले को हम ट्राई करते हैं। देखिए V2 पॉजिटिव की बात करेंगे, V2 पॉजिटिव ये कौन सा D सिस्टम है? स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम। सर D3 सिस्टम है, तो D3 सिस्टम मीन्स इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे डेट विल बी 3। सर जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज़्यादा होगा, पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा, तो उसी बेस पे हम अरेंज को करेंगे। सर इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 है। सर बात करेंगे उसके बाद Cr2 पॉजिटिव की, Cr2 पॉजिटिव जो मेरे पास है इट विल बी D4 सिस्टम। D4 सिस्टम, D4 सिस्टम मीन्स N विल बी इक्वल टू 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो इससे ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म दिखा देगा। उसके बाद सर मैं बात करूंगा तीसरे वाले की, तीसरा वाला मेरे पास ये है Mn2 पॉजिटिव। Mn2 पॉजिटिव की बात करूंगा तो ये D5 सिस्टम मेरे पास होगा। D5 सिस्टम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे डेट विल बी 5। सर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इनसे ज़्यादा होगा। और एक दिया है डेट इज Fe2 पॉजिटिव। सर Fe2 पॉजिटिव की बात करेंगे इट इज़ D6 सिस्टम। तो D6 सिस्टम को जब मैं बैठूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, मुझे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 4 ही मिलेंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे डेट विल बी 4।
नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा उनको अरेंज करो, उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज़्यादा होगा। अब यहाँ से यहाँ मैं ऑर्डर निकालने की कोशिश करूँगा। सर V2 पॉजिटिव में 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो V2 पॉजिटिव सबसे कम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखा देगा। उसके बाद सर 2 मेरे ऐसे मिल रहे Cr2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव जिनमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। सिंस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स उनका सेम है, बाकी चीज़ें यहाँ पे कुछ दिया गया नहीं है, लिगेंड या कुछ और दिया है, तो यहाँ पे खाली नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे हमें आंसर को गेस करना है, जज करना है। तो मेरा जो होगा सर n यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, सिंस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम, तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इनका सेम होगा। आई एम राइटिंग इट एज Cr2 पॉजिटिव शुड बी इक्वल टू Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव। उसके बाद Mn2 पॉजिटिव का नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा यानी 5 है, तो इसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए पैरामैग्नेटिक बिहेवियर Mn2 पॉजिटिव। तो अगर आप ऑप्शंस में ऐसा कोई ऑप्शन देखने की कोशिश करेंगे जो आपका पहला वाला ऑप्शन दिया है, सर यहाँ पे इक्वलिटी साइन कहीं पे नहीं है, जबकि ये और ये इक्वल होने चाहिए, मीन्स ये वाला जो मेरा ऑर्डर है रॉन्गली है, तो ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है। मुझे करेक्ट ऑर्डर की बात करनी है, तो मेरा पहला ऑप्शन करेक्ट ऑर्डर नहीं दे रहा है। एज अ रिजल्ट मैं इस वाले को चूज़ नहीं कर सकता। उसके बाद डज नॉट रिप्रेजेंट, मुझे डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर लिखना है। डज नॉट रिप्रेजेंट मीन्स जो नहीं करेक्ट ऑर्डर दिखाता है। सर करेक्ट ऑर्डर ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये है, तो ये वाला करेक्ट ऑर्डर नहीं है, यही मेरा आंसर होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन दिया है Na2 पॉजिटिव CO2 पॉजिटिव, ये आयनिक साइज दिया गया है। देखिए जब हम जाते हैं ना फॉर सेम ऑक्सीडेशन स्टेटस अलोंग द सीरीज, जब हम जाते हैं जो आयनिक रेडिय है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो आयनिक रेडिय डिक्रीज होती है अलोंग द सीरीज, अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम चल रहा है। तो ये ऐसे ही आएगा, Mn2 पॉजिटिव का ज़्यादा आयनिक साइज होगा एज कम्पेयर टू Fe2 पॉजिटिव एज कम्पेयर टू दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये वाला मेरा ठीक है। उसके बाद इसकी बात करता है स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन में, क्या CO3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, Sc3 पॉजिटिव, इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इसको हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, जो SRP वैल्यूज यूजुअली होते हैं। CO3 पॉजिटिव जब हम वाटर में दिखाते हैं अच्छा खासा, सबसे ज़्यादा इनमें से दिखाता है SRP वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल, तो CO3 पॉजिटिव जो है ये जल्दी से कन्वर्ट होता है व्हाट वी कॉल इनटू CO, इसका रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा है। और उसके बाद Fe2 पॉजिटिव भी जल्दी कन्वर्ट होता है और ये भी, लेकिन स्कैंडियम 3 पॉजिटिव जो मेरे पास है, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव जो मेरे पास है सर, ये वाला जो है इसकी स्टेबिलिटी अच्छी खासी होती है एज फॉर इट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कंसर्न्ड। ये 2 पॉजिटिव की ओर नहीं जाना चाहता है, ये यूजुअली इसी में रहना चाहता है, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा है। मीन्स ये भी आपके पास करेक्टली मैच्ड है, यानी इसका ऑर्डर करेक्ट दिया गया है। उसके बाद नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेटस 4th ऑप्शन दिया है, 4th ऑप्शन दिया है स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम और मैंगनीज। ऑब्वियसली सर मैंगनीज जो मेरे पास है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेटस दिखाता है, अप टू +7 तक जाता है, तो ये वाला भी मेरे पास करेक्ट ऑर्डर है। तो जो करेक्ट ऑर्डर में नहीं दिया गया था दैट वाज ऑप्शन फर्स्ट, वो आपका आंसर है क्वेश्चन 60 का। उसके बाद क्वेश्चन 61, KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम टू प्रोवाइड एसिड मीडियम dilute H2SO4 is used instead of HCl. दिस इज बिकॉज, सर ये क्यों किया जाता है, H2SO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl, HCl is oxidized by KMnO4 to Cl2, H2SO4 is a dibasic acid, rate is faster in the presence of H2SO4। कहता है कि जो आपके पास KMnO4 है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर हम एसिडिक मीडियम जब हम इसको प्रोवाइड करते हैं हम इसको डाइल्यूट H2SO4 देते हैं। वाई नॉट HCl, क्यों नहीं, बिकॉज जब हम वहाँ पे पढ़ते हैं ना इसकी रिएक्शंस, हम कहते हैं जब हम HCl देते हैं तो KMnO4 Cl नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करता है। Cl नेगेटिव मीन्स दिस, Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज करता है किसकी ओर, इट कन्वर्ट्स इट इनटू Cl2। KMnO4 जो है ये HCl को ऑक्सीडाइज करके, Cl नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करके Cl2 बना देता है, और ये जो मेरे पास है ये मेन रिएक्शन जो मेरा इंटरेस्ट वाली रिएक्शन वहाँ पे होती है उसके साथ इंटरफेयर करता है, इसीलिए हम HCl को यूज़ नहीं लाते हैं वहाँ पे। ठीक है सर, H2SO4 की प्रेजेंस में ऐसा कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, एज अ रिजल्ट ये सर H2SO4 को ही हम लाते हैं, वहाँ पे कोई इंटरफेयर मेन रिएक्शन के साथ नहीं होता है, बट बिकॉज ऑफ HCl वहाँ पे इंटरफेरेंस आती, इंटरफेयर हो जाता है, तो हम नहीं चाहते कि वहाँ पे कोई इंटरफेयर मेरी मेन रिएक्शन से हो जाए, इसलिए हम HCl को यूज़ नहीं करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 टू Cl2। ठीक है, so this is question 61. Now moving towards question 62. Which of the following does not form M3 positive ion? सर इनमें से M3 पॉजिटिव कौन सा नहीं बनाता है। बोरान दिया गया है, एल्युमिनियम दिया गया है, आपके पास इंडियम दिया गया है, गैलियम दिया गया है। नाउ सीट हियर, सर जो बोरान मेरे पास होता है बिकॉज ऑफ इट इज स्मॉलर साइज,
इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2 और 2p1 ऐसे। सर बिकॉज ऑफ इट इज स्मॉलर साइज और इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, एज अ रिजल्ट मैं इसको B3 पॉजिटिव नहीं बना सकता, यानी Me+3 नहीं बना सकता। बिकॉज ऑफ इट इज स्मॉलर साइज एंड हाइयर आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ये होती है, अच्छी खासी होती है, तो मैं इसका M3 पॉजिटिव नहीं बना पाता हूँ। एज कम्पेयर टू अगर हम एल्युमिनियम का देखेंगे +3 में एग्जिस्ट करता है, गैलियम का M3 पॉजिटिव बन सकता है, इस वाले का भी +3 आयन बन सकता है और एग्जिस्ट भी करते हैं। बट बोरान का स्मॉलर साइज और आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से उसका आयन M3 पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, हम नहीं बना पाते। ठीक है, तो जो बोरान आपका है दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 62। नाउ क्वेश्चन 63 की बात करेंगे। अक्रॉस द लेंथेनाइड सीरीज द बेसिसिटी ऑफ लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। देखिए जो ही हम लेंथेनाइड सीरीज में बात करते हैं, यहाँ की ओर जाते हैं इधर से इधर तक, जो मेरा लेंथेनाइड आयन होता है +3 स्टेट में, इसकी आयनिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होती है। लेंथेनाइड आयन जो +3 स्टेट में होता है, मेरे लेंथेनाइड इसकी जनरल फार्मूला में ऐसे लिखता हूँ Ln और यहाँ से OH3 ये मेरे पास होते हैं हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, मुझे हाइड्रोक्साइड्स की बात करनी है। सर जो ही मैं Ln+3 को यहाँ से जाता हूँ, लेंथेनाइड्स +3 जो मेरे स्टेट में आयन्स होते हैं उनकी आयनिक रेडियस कम होती है, जिसकी वजह से जो LnOH बॉन्ड होता है इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, आ जाता है। जब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है द टेंडेंसी टू रिलीज OH नेगेटिव कम हो जाती है, जिसकी वजह से बेसिसिटी डिक्रीज होती है। तो द ऑप्शन सेकंड जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आएगा। कैसे सर? Ln3 पॉजिटिव की आयनिक रेडियस अक्रॉस द सीरीज डिक्रीज होती है जब हम ल्यूटेशियम की ओर जाते हैं। एज अ रिजल्ट LnOH बॉन्ड जो होता है इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आता है, द टेंडेंसी टू डोनेट OH नेगेटिव, इसकी रिलीज करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, एज अ रिजल्ट इसकी बेसिसिटी भी क्या होती है? डिक्रीज। नाउ क्वेश्चन 64 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है? ओनली टाइप ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ नोबल गैसेस आर ड्यू टू वीक डिस्पर्शन फोर्सेस। कहते हैं जो आपके नोबल गैसेस है उनमें वीक डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। हाँ सर, उनमें नोबल गैसेस जो हमारे पास होते हैं उनमें वीक डिस्पर्शन फोर्सेस ही माने जाते हैं, जिनको आप कभी कभी वांडर वाल्स फोर्सेस के साथ भी लिंक करते हो, वही बताते हो। तो सर उनके दरमियान यही वाला है, यानी ये वाली इंटरेक्शन ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज वेरी क्लोज टू दैट ऑफ जीनॉन। यस सर, ये वाला भी ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक मेरे पास है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बिकॉज जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड जीनॉन है वो अराउंड 1170 यानी 1170 kg पर मोल, 1170 kg पर मोल के आसपास है। इनकी ये है। एज अ रिजल्ट इसीलिए जीनॉन का पहला कुछ कंपाउंड जो है सिंथेसाइज किया गया था। नाउ सीट हियर, ये तो ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। नो सर, इसको चेक करेंगे जब हम XeF6 को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, ये मुझे क्या बनाता है? XeO3 प्लस बनाता है HF। जब आप देखोगे फ्लोरीन यहाँ पे -1 में था, यहाँ पे -1 में है, हाइड्रोजन +1 में है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को छोड़ो, यहाँ पे बात करेंगे जीनॉन दिस ऑक्सीजन की, ये -2 यहाँ पे भी था और आपके पास ये आएगा, और जीनान जो है ये +6 में यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी होगा। तो सर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ है। एज अ रिजल्ट वी से इट इज़ नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, ये सिंपली एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, इनका कोई ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट का चेंज नहीं हुआ है। नाउ जीनान फ्लोराइड्स आर नॉट रिएक्टिव। सर काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, थोड़े से वाटर के ट्रेसेस दिखा दो उसके साथ वो रिएक्ट करके बैठ जाता है। तो सर ये वाला और ये वाला गलत ऑप्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड मेरा राइट आंसर है। तो पहला ऑप्शन जो मेरे पास है फर्स्ट एंड सेकंड, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन 64 का। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 65 की बात करेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है? देखिए यूजुअली हमारे पास Al2O3 और Ga2O3 ये वाले एम्फोटेरिक इनमें से इस वाले ग्रुप में माने जाते हैं, लेकिन Al2O3 यहाँ पे आपके पास नहीं दिया गया है। B2O3 एसिडिक ऑक्साइड माना जाता है, एंड डाउन द ग्रुप जो ऑक्साइड्स मेरे पास होते हैं उनका एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है। तो सर डाउन द ग्रुप में जब जाऊंगा गैलियम मेरा एम्फोटेरिक ऑक्साइड आ जाता है, और ये दोनों जो मेरे पास होंगे ये बेसिक ऑक्साइड्स माने जाते हैं। तो दिस विल बी एसिडिक, दिस विल बी एम्फोटेरिक, ये दो मेरे पास है बेसिक, बिकॉज डाउन द ग्रुप जब मैं सेम ग्रुप में जाता हूँ ऑक्साइड्स की एसिडिटी जो है वो कम हो जाती है। नाउ सीट हियर, तो मैं कह रहा हूँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है डेट इज ओनली, जो ऑप्शन यहाँ पे मुझे मिल रहा है डेट इज Ga2 गैलियम का ऑक्साइड है, ठीक है, O3। नाउ उसके बाद मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 66, मार्क द ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर। सर इनमें से एम्फोटेरिक कौन सा माना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, ये वाला एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक यानी लेस एसिडिक ये वाला होता है,
एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक। और जो मेरे पास ये होता है SnO2, सर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ये वाला टिन का ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। और जो मेरे पास CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड माना जाता है। दिस वन इज बेसिक, दिस इज लेस एसिडिक, दिस इज एसिडिक, बट ये वाला मेरे पास एम्फोटेरिक होगा। शाबाश। उसके बाद सर ये यहां पे एम्फोटेरिक होगा। नाउ सीट हियर, तो मेरा जो राइट आंसर आएगा डेट विल बी कौन सा वाला, SnO2 एम्फोटेरिक होगा। दिस इज एसिडिक, दिस इज लेस एसिडिक, और ये वाला बेसिक है। तो ऑप्शन थर्ड इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर आता है। उसके बाद द स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड्स ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड इंक्रीजेस स्टेडीली इन द सीक्वेंस। सर कैसे इनकी डाइहैलाइड्स की ये जो है आपके पास से स्टेबिलिटी है वो कैसे इंक्रीज होती है। देखिए ये डाउन द ग्रुप जा रहा है, डाउन द ग्रुप ऐसे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ऐसे डाउन द ग्रुप जा रहा है। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, सर वो स्टेबल हो जाता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। एज अ रिजल्ट स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड्स भी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। तो इन ऑप्शंस को देख के जब आप देखेंगे आपका ऑप्शन 4 ऐसा मिलेगा जो डाउन द ग्रुप दिखाता है, जो आपके हैलाइड्स है उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद टिन, उसके बाद लेड। तो ऑप्शन 4 जो है यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा, बिकॉज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट डाइहैलाइड्स की स्टेबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 68, द कैटिनेशन टेंडेंसी ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज इन द ऑर्डर दिस। ये आपकी कैटिनेशन टेंडेंसी दी गई है, कैटिनेशन टेंडेंसी। द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन एंड जर्मन GE बॉन्ड्स जो आपके पास है रेस्पेक्टिवली आर। सीट हियर, सर कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी टू मेक सेल्फ चेन्स जो आपके अपने एलिमेंट्स है उनके साथ, और वो कैटिनेशन जो होती है वो उसी एलिमेंट के पास ज़्यादा होती है, वो वाली प्रॉपर्टी, वो वाली टेंडेंसी जो अपने एलिमेंट के साथ बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना देता है। जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अपने एलिमेंट्स के साथ ज़्यादा होगी वही ज़्यादा कैटिनेशन दिखाता है, एज अ रिजल्ट उसी की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। तो डेटा की बात करेंगे, जर्मेनियम की, जो जर्मेनियम है आपके पास, सर इसकी बॉन्ड कैटिनेशन कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम है। उसके बाद सिलिकॉन की बात करेंगे, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, एज अ रिजल्ट कैटिनेशन टेंडेंसी से ज़्यादा है। उसके बाद कार्बन की बात करेंगे, सर इसकी कैटिनेशन टेंडेंसी ज़्यादा है बिकॉज बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो बॉन्ड एनर्जीज का डेटा भी ऐसे ही इंक्रीजिंग होगा। इसमें जो रिपोर्ट किया गया है डेट इज़ 167, इसमें जो रिपोर्ट किया गया है डेट इज़ 180, और जो यूनिट्स है वो आप वही कंसिडर कर लेना। और उसके बाद जो मेरे पास है कार्बन में जो है डेट इज़ 348 जो इसका डेटा होता है। नाउ सीट हियर, मुझे बताना है इनकी बॉन्ड एनर्जीज की बात करनी है रेस्पेक्टिवली आर, लेकिन ऑप्शन देखो रेस्पेक्टिवली मीन्स मुझे इस आंसर के हिसाब से जाना है, इस सीक्वेंस के हिसाब से, नॉट दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस से नहीं, मुझे इस सीक्वेंस से, ये तो कैटिनेशन की सीक्वेंस है, बट रेस्पेक्टिवली कैसे मुझे बताना है, पहले कार्बन का, उसके बाद सिलिकॉन का, उसके बाद जर्मेनियम का। तो सर कार्बन का पहले 348, इनमें से देखो कौन सा ऑप्शन है जो 348, ये और ये। उसके बाद सिलिकॉन का, सर सिलिकॉन का 180, 348, उसके बाद 180 सिलिकॉन का आएगा। उसके बाद जर्मेनियम का 160, सर जर्मेनियम का 167। तो यहाँ पे जो सर होगा ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर होगा। पहले कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम। इस सीक्वेंस में मुझे इसको अरेंज करना था। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 69, आयनिक रेडिये इन एंगस्ट्रॉम मुझे बात करनी है ऑफ AS3 पॉजिटिव, SB3 पॉजिटिव एंड बिस्मुथ 3 पॉजिटिव फॉलोज द ऑर्डर। देखो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, दिस इज ग्रुप 15 की बात हो रही है, उसकी बात हो रही है। सर डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं यूजुअली जो आपका एटम है उसका रेडियस बढ़ जाता है, बिकॉज शेल नंबर इंक्रीज होता है, साइज बढ़ जाता है। तो डाउन द ग्रुप जो आपकी आयनिक रेडिये भी है वो भी इंक्रीज होती है। इस वाले ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो Bi3 पॉजिटिव सबसे नीचे है इनमें से, तो Bi3 पॉजिटिव की आयनिक रेडियस ज़्यादा, फिर इस वाले की, फिर इस वाले की। तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 69। तो भाई साहब उसके बाद क्वेश्चन 70 की बात करेंगे। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इज, इनमें से बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मुझे बताना है। ग्रुप 15 की अगेन बात हो रही है, तो हाइड्रेट्स का ऑर्डर जो होता है सर ये वाला तो नहीं होगा। देखो नाइट्रोजन NH3 जो मेरे पास है,
बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज जो आपके पास लोन पेयर होती है वो डोनेट करने के लिए अच्छी खासी अवेलेबल होती है डोनेशन के लिए, लेकिन जो फास्फोरस मेरे पास है PH3 और उसके बाद जो ASH3 आपके पास है या SbH3 आपके पास है, जब हम नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं सर सेंट्रल एटम जो मेरे पास है इनका साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से जो लोन पेयर होती है सेंट्रल एटम पे वो अच्छा खासा वॉल्यूम लेती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर बात करें, डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बड़े एटम्स में कम होती है, लोन पेयर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो सर वो जब कम हुई तो उसका जो अवेलेबिलिटी फॉर डोनेशन है वो भी कम होगा। नाइट्रोजन स्मॉलर साइज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, तो दिस लोन पेयर इज क्या है, क्या क्या कहते हैं, मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन, तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू PH3। PH3 में क्या होता है, बिकॉज ऑफ लार्जर साइज ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर की होगी वो कम होगी, लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन होती है देन एज कम्पेयर टू दिस वन ASH3 और उसके बाद SbH3। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा डेट आई गेस इट विल बी द ऑप्शन थर्ड, जो है क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर आपका होगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 71 की बात करेंगे। नाइट्रोजन फॉर्म्स N2 बट फास्फोरस इज कन्वर्टेड इनटू P4 फ्रॉम P, द रीजन इज ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन फास्फोरस एटम, P pi बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग, P pi बॉन्डिंग इज वीक, मल्टीपल बॉन्ड इज फॉर्मड इजीली। देखो जब नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना N2 में 3 बॉन्ड्स होते हैं ऐसे नाइट्रोजन, और जो फास्फोरस है सर वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता है, वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है टेट्राहेड्रल, ऐसा कोई स्ट्रक्चर ऐसे बनाता है जिसमें PP सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। कहता है ऐसा क्यों नहीं ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये क्यों P4 बनाता है। देखिए जब इसमें P pi ओवरलैप होता है ना, इस वाले में नाइट्रोजन वाले केस में जो P pi ओवरलैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, एज अ रिजल्ट ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, तो N2 एग्जिस्ट करता है, N2 बन जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करेंगे अगर फास्फोरस और फास्फोरस के दरमियान P pi ओवरलैप हो जाए सर, बिकॉज इसकी ऑर्बिटल जो है ना, इसकी ऑर्बिटल्स वो डिफ्यूज्ड साइज की हैं, लार्जर साइज की हैं, बिकॉज एटम का भी साइज लार्जर है तो ऑर्बिटल का भी होगा, उसकी वजह से जो बॉन्ड P pi ओवरलैप से बनता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। एज ए रिजल्ट ये ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है, ये PP सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। यानी इसमें जो P pi बॉन्डिंग है डैट इज़ वीक एज कम्पेयर टू जो नाइट्रोजन है, उसमें P pi बॉन्डिंग जो है बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ ऑर्बिटल्स अच्छा खासा ओवरलैप वहाँ पे होता है, स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होता है। नाउ क्वेश्चन 72 की बात करेंगे। मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड एमंग द फॉलोइंग इज, सर इनमें से कौन सा एसिडिक ऑक्साइड जो है इनमें से आगे जाके आपका ये है मोस्ट एसिडिक कौन सा है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप इस वाले का निकालोगे यू विल गेट नाइट्रोजन एज +5, यहाँ पे सर इस वाले में निकालने बैठोगे यू विल गेट नाइट्रोजन एज +4, दिस इज +5, दिस इज +4। ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालने बैठोगे सर P2O5 में यू विल गेट इट इज ऑक्सीडेशन स्टेट एज फास्फोरस का +5, और इस वाले में आपको शायद मिलने वाला है आर्सेनिक का, इट विल बी +3। नाउ सिट हियर सर, इसका और इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। सर जो ही डाउन द ग्रुप जाते हैं ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है, एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिटी जो है वो कम होती है डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं। तो इन दोनों की जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कम ही एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करेंगे N2O5 और N2O4 की बात करेंगे, ये +5 और +4 में है। अगर सेम एलिमेंट के लिए बात की जाती है जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है उतना एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है। तो सर N2O5 में ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, तो यही मोस्ट जो है एसिडिक ऑक्साइड यहाँ पे नजर आता है एज कंपेयर टू दिस एज वेल एज कंपेयर टू दोज ऑप्शंस। ठीक है, तो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन फर्स्ट। शाबाश। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 73, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज न्यूट्रल। सर इनमें से कौन सा ऑक्साइड आपके पास है क्या न्यूट्रल है इन वालों में से। देखो N2O3 N2O4 जो मेरे पास है, या इन पहले तीनों की बात करेंगे, ये जब रिएक्ट करते हैं ना वाटर के साथ, ये आइदर दे फॉर्म व्हाट वी कॉल इट एज HNO3 या HNO2, ये नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। तो सर उस टाइम में अगर मैं इसकी बात करूंगा ये एसिडिक ऑक्साइड्स माने जाते हैं। लेकिन मुझे बताना है न्यूट्रल कौन सा होता है। N2O जो होता है अमंग द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये वाला मेरे पास न्यूट्रल पाया जाता है बिकॉज ये ना ही किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना ही किसी बेस के साथ, तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। बाकी ये 3 एसिडिक होते हैं बिकॉज या तो ये नाइट्रस एसिड बना के देते हैं या फिर नाइट्रिक एसिड ऑन रिएक्शन विद वाटर। तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 74, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सर इनमें से कौन सा हाइड्राइड ऐसा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। देखो ये और ये वाले जो मेरे पास है, इनमें जो आपस में इंटरेक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं वीक डिस्पर्शन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस, वीक डिस्पर्शन फोर्सेस।
डिस्पर्शन फोर्सेस, जिनको आप लंदन फोर्सेस भी कहते हैं, वीक डिस्पर्शन, शाबाश, लंदन फोर्सेस, ठीक है, लंदन फोर्सेस, इन तीनों में से। और ये जो वीक डिस्पर्शन फोर्स होते हैं, विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, उसकी इंक्रीज के साथ ये भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो सर अगर मैं जाऊंगा H2S, H2 टेल्यूरियम, H2 सिलीरियम, जो सेंट्रल एटम है सल्फर से सिलीरियम टेल्यूरियम, मैं डाउनवर्ड्स की ओर जब जा रहा हूं सर, उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, मोलर मास बढ़ जाता है, एंड विद इंक्रीज इन मोलर मास ये वाले फोर्सेस इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान इंट्रैक्शन अच्छी खासी होगी और एज अ रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप मोलर मास बढ़ जाता है तो आपका इंट्रैक्शंस बढ़ जाती हैं, एज अ रिजल्ट जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाता है। तो इन तीनों कैटेगरीज में अगर मैं बात करूंगा, H2S का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा इन तीन के पास, ये और ये। लेकिन बात करेंगे H2O की, सर वाटर जो मेरे पास है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एज अ रिजल्ट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, तो इसका सबसे ज़्यादा होगा। और इन तीनों में से अगर मैं देखूंगा या ओवरऑल चारों को कंबाइन करके H2S ऐसा है, बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस एंड मोलर मासेस, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा कम होगा। सो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 74। शाबाश। क्वेश्चन 75 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स इज मोस्ट एसिडिक। सर इस वाले में कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। अगेन से फॉर एग्जांपल डाउन द ग्रुप मुझे जाना है, ऑक्सीजन, सल्फर है, सिलीरियम है, उसके बाद टेल्यूरियम आपके पास है, सिलीनियम टेल्यूरियम है। नाउ सीट हियर, मैं बात करूंगा जो सेंट्रल एटम मेरा है, फॉर एग्जांपल मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सी से, उसके बाद आपके पास H, एसिडिक स्ट्रेंथ मीन्स कितना जल्दी ये H पॉजिटिव को रिलीज कर सकता है। देखिए जो ही मैं नीचे की ओर जाता हूँ ना, हाइड्राइड्स की बात करेंगे, जब मैं नीचे की ओर जाता हूं, डाउनवर्ड्स की ओर जाता हूं, व्हाट हैपन्स, जो आपका सेंट्रल एटम है उसका साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ने की वजह से जो ये बॉन्ड है ये वीक हो जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड एनर्जी कम होती है, बॉन्ड वीक होता है तो इजीली ब्रेक होगा, इजीली ब्रेक होगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी इसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। सर डाउनवर्ड जा रहा हूं, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है जिसकी वजह से बॉन्ड वीक हो जाता है, इजीली ब्रेक हो सकता है, जिसकी वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है जब हम हाइड्राइड्स की बात करेंगे। तो डाउनवर्ड्स में सबसे नीचे मुझे इसका हाइड्राइड मिल रहा है, एज अ रिजल्ट इसका जो है ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा, बिकॉज इसमें बॉन्ड जो है काफ़ी ज़्यादा वीक होगा बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। नाउ क्वेश्चन 76 की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल्स। सर हेलोजन मॉलिक्यूल जो मेरे पास है इनमें बॉन्ड ऑर्डर का बॉन्ड एनर्जीज का क्या कौन सा करेक्ट ऑर्डर है। F यहाँ पे नहीं दिया गया, अदरवाइज F भी आता है, Cl2 Br2 फिर शायद F2 आता है, लेकिन इस वाले में F2 नहीं दिया है। हम इसकी बात करेंगे जो तीन दिए गए हैं, देखो Cl2 उसके बाद Br2 उसके बाद I2। मुझे बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द व्हाट वी कॉल इट एज बॉन्ड एनर्जीज ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल्स। सर Cl2 जो है जितना साइज नीचे नीचे बढ़ जाता है, साइज बढ़ने की वजह से क्या होता है, बॉन्ड जो है वो वीक हो जाते हैं, तो Cl2 का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू Br2 एज कम्पेयर टू I2। लेकिन अगर F2 की बात करेंगे, सर नीचे जाने पे, यहाँ पे इन तीनों में नीचे जाने पे जो हेलोजन एटम से साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स का ओवरलैप कम हो जाता है, तो वीकनेस कम आती है। एज अ रिजल्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा Cl2 की है, बिकॉज बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गर होगा, देन Br2 देन I2। बट अगर F2 भी होता, सर F2 के केस में क्या होता है, उसके रिपल्शंस की वजह से बॉन्ड थोड़ा वीकर होता है, तो वो शायद यहाँ पे आता है उसका ऑर्डर Br2 के बाद, लेकिन F2 ऑप्शन में नहीं दिया गया। द ऑप्शन इज Cl2 Br2 I2 एंड दिस विल बी योर ऑप्शन 4 जो है हेलोजनस की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज का ऑर्डर होगा। शाबाश। उसके बाद मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 77, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इज। हाइड्रोजन हैलाइड्स का थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, HI, HCl, HF, HBr ऐसे ही दिया गया है। तो सर बात करेंगे फॉर एग्जांपल HX मेरे पास है, जितना सर मैं डाउनवर्ड जा रहा हूँ X जो मेरे पास है वो बढ़ता जा रहा है, शाबाश, X जो मेरे पास है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो जितना X मेरे पास बढ़ता जाएगा, मुझे बताना है थर्मल स्टेबिलिटी, जितना X नीचे नीचे में जा रहा हूँ X का साइज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है वीक होता जा रहा है, हेलोजन का डाउनवर्ड्स में जाके जो मेरे पास हैलाइड आयन होगा उसका साइज बढ़ता जा रहा है। एज अ रिजल्ट नीचे जाके जो मेरा ये बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, तो सर थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी, बिकॉज थोड़ी सी एनर्जी लगती है इसको ब्रेक करने में। तो डाउनवर्ड जाने पे ये जो हेलोजन हैलाइड्स मेरे पास है, इनकी जो है हाइड्रोजन हैलाइड्स जो मेरे पास है, इनकी जो है थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो HF की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर HCl, फिर HBr एंड HI। सो द ऑप्शन 3 जो है काफ़ी ज़्यादा आपका जो है आंसर इस वाले क्वेश्चन में होगा, ऑप्शन 3।
शाबाश। उसके बाद ये था थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपके पास, ठीक है। उसके बाद आई एम गोइंग टुवर्ड्स नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 78। फर्स्ट कंपाउंड फॉर जीनॉन सिंथेसाइज्ड वाज, जो जीनॉन का पहला कंपाउंड था वो कौन सा सिंथेसाइज किया गया था? इट वाज परहैप्स अराउंड 1962, जिसमें आपका नील बार्लेट जो था उन्होंने इस वाले कंपाउंड को डिस्कवर किया था, इस वाले कंपाउंड को जो है सिंथेसाइज किया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा दैट विल बी दिस वन। ये वाला जो था पहला नोबल गैस कंपाउंड था जो डिस्कवर किया गया, सिंथेसाइज किया गया, सॉरी नॉट डिस्कवर, सिंथेसाइज किया गया, एंड द साइंटिस्ट वाज नील बार्लेट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 78 का आपका आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 79। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन द इंडिविजुअल हेलोजन बिकॉज, यानी जो इंडिविजुअल हेलोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे ज्यादा इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्यों स्ट्रॉन्गर होते हैं? टू हेलोजन्स आर प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ वन, दे आर मोर आयनिक, their bond energy is less than the bond energy of the halogen molecule, they carry more energy। तो सर मुझे बात करनी है इन वालों की। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हेलोजन कंपाउंड है x और x के दरमियान, ये वाला, दोनों हेलोजन सेम है, हेलोजन मॉलिक्यूल मेरे पास बना है। इंटर हेलोजन कंपाउंड मीन्स ये वाला एक्स और वाई, यानी दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलोजन एटम्स मेरे पास है, उनके दरमियान बॉन्ड बनेगा या उनके दरमियान जो कंपाउंड बनेगा। तो ये हुआ दो हेलोजन सेम हेलोजन, ये हुआ इंटर हेलोजन कंपाउंड, ये वाला हुआ है। कहता है कि इंटर हेलोजन कंपाउंड जो है वो मोर रिएक्टिव है देन इंडिविजुअल हेलोजन कंपाउंड्स। क्यों सर? अगर मैं देखने की कोशिश करूंगा, बेसिकली जब एक्स और एक्स बॉन्ड बनता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, ईजिली ब्रेक नहीं होता है। लेकिन अगर हम एक्स वाई की बात करेंगे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में, ये जो बॉन्ड होता है ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होता है जितना ये वाला होता है। तो ये वाला बॉन्ड इस वाले से वीकर होता है। सिंस द बॉन्ड इज वीकर, इजीली ब्रेक हो सकता है सर, ब्रेक होके वी कैन सिंपली से ये मोर रिएक्टिव होते हैं बिकॉज इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, बॉन्ड वीक होता है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। तो सर ये वाला जो है मेरे पास ऑप्शन में देखेंगे द टू हेलोजन्स आर प्रेजेंट, ये वाला नहीं आएगा। दे आर मोर आयनिक, नो सर। देयर बॉन्ड एनर्जी इज लेस देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द हेलोजन मॉलिक्यूल, ये वाला सर जो मेरे पास है करेक्ट आंसर आएगा। दैट इज द ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। Now moving towards question 80, which is the correct thermal stability order for H2E? E जो दिया गया है सेंट्रल एटम दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीरियम, टेलीरियम, सिलीनियम, टेल्यूरियम एंड आपके पास दिया गया है पोलोनियम, पीओ मीन्स पोलोनियम। सर अगर मैं बात करूंगा थर्मल स्टेबिलिटी, मुझे इनकी हाइड्राइड्स की बात करनी है बेसिकली ग्रुप 16 की। सर जब हम डाउनवर्ड्स जाते हैं, डाउन द ग्रुप जब जाते हैं, जो साइज ऑफ सेंट्रल एटम होता है वो बढ़ जाता है। डाउन द ग्रुप इन ग्रुप 16, फिर से मैं बात कर रहा हूँ, साइज जो है एटम की वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो सेंट्रल एटम फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ पे ई माना है, ई से रिप्रेजेंट किया है। ई मीन्स कभी ये ऑक्सीजन आप कंसिडर करोगे, कभी सल्फर, कभी सेलेनियम। तो सर ई एच बॉन्ड जो है डाउनवर्ड सिंस एटम का जो साइज है सेंट्रल एटम का बढ़ जाता है, ये बॉन्ड वीकर होता जा रहा है, जिसकी वजह से एच इजीली रिलीज हो सकता है, यानी ये बॉन्ड ब्रेक इजीली हो सकता है। तो वी कैन से इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ डाउनवर्ड्स डिक्रीज होती है, तो सर इसकी स्टेबिलिटी भी जो है टुवर्ड्स हीट, टुवर्ड्स टेम्परेचर वो भी कम होगी, तो डाउनवर्ड्स थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो है थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर मैं देखना चाहूँगा सर, मेरे पास जो है H2O, उसके बाद आई एम हैविंग द ऑर्डर एज इन दिस वेरी केस, मेरे पास जो है टेल्यूरियम, ये वाला H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2 दिस वन पोलोनियम का। तो ये ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर आ रहा है। थर्मल स्टेबिलिटी इस वाले ऑर्डर में आपकी डिक्रीज होती है, ज़्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसे हम निकालते हैं इस वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन 80 का ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर था। नाउ क्वेश्चन 81 की बात करेंगे। कार्बन हैज़ नो टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ, सर कार्बन के पास क्यों नहीं है टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स? बिकॉज क्या इसका साइज कम है, द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। सर ये वाला ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट ऑप्शन नजर आ रहा है, बिकॉज सेकंड पीरियड एलिमेंट का जो मेरे पास कार्बन यहाँ पे है, इनके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होती है, एज अ रिजल्ट इसके पास टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन की नहीं होती है। तो ये वाला है नो टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये वाला भी नहीं आएगा। क्वेश्चन 81 का ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 82,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन इज स्टेबल। सर कौन सा हैलाइड नाइट्रोजन का यहाँ पे स्टेबल होगा। से फॉर एग्जांपल मेरे पास NF3 है सर, यहाँ पे जो नाइट्रोजन और F का बॉन्ड होता है, और से फॉर एग्जांपल जो आपके नीचे वाले NX बॉन्ड्स होते हैं हेलोजनस के, चाहे NiCl3 की बात करो, NBr3 की बात करो और Ni3 की बात करो सर, बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एटम, नाइट्रोजन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। एज अ रिजल्ट ये सबसे ज़्यादा स्टेबल पाया जाता है इन हैलाइड्स में, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो यही सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है एज कंपेयर टू दीज थ्री। ये जो तीन आपके पास है एक्सप्लोसिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। रीज़न इज इनमें एक तो साइज बढ़ता जा रहा है, दूसरा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जा रही है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 83, मेल्टिंग पॉइंट इज हायर फॉर। सर इनमें से मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका ज़्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखेंगे क्वेश्चन 83 का, इट इज़ हायर फॉर, मेल्टिंग पॉइंट इज हायर फॉर। सर अगर हम देखना चाहेंगे मेल्टिंग पॉइंट ट्रेंड जो मेरे पास होती है, इनमें मेल्टिंग पॉइंट आता है बोरान का ज़्यादा। रीज़न जो बोरान के पास होता है, सिंस देखो बोरान जो मेरे पास होता है इसके पास जेंट स्ट्रक्चर होती है, नेटवर्क कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है, जेंट स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। इन तीन की बात करेंगे तो मेटल्स होते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग उनमें होती है, वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जेंट स्ट्रक्चर का, बिकॉज ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर जो इसकी जेंट स्ट्रक्चर है, कोवेलेंट स्ट्रक्चर है सर, उसकी वजह से बोरान का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा आता है। तो क्वेश्चन 83 इज डन। नाउ क्वेश्चन 84 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर pH3। pH3 के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट यहां पे है। इट इज लेस बेसिक देन NH3, करेक्ट स्टेटमेंट यस सर। जो NH3 मेरे पास है, NH3 जो मेरे पास है, और pH3 की बात करेंगे, जब डाउनवर्ड्स जाता हूं, डाउनवर्ड्स द ग्रुप जाता हूं, नाइट्रोजन की लोन पेयर बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे लोन पेयर की होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और वो अवेलेबल फॉर डोनेशन अच्छे इसमें होती है, यानी उसकी जो अवेलेबिलिटी टुवर्ड्स डोनेशन है वो अच्छी होती है। एज कम्पेयर टू जब मैं नीचे जाता हूँ, फास्फोरस का साइज बढ़ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ लोन पेयर होती है सर वो कम हो जाती है, और उसकी अवेलेबिलिटी जो होती है फॉर डोनेशन वो कम हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं NH3 जो है इट इज़ मोर बेसिक देन pH3। तो ये वाला सर करेक्ट स्टेटमेंट फिलहाल के लिए मुझे नजर आ रहा है, इट इज़ लेस बेसिक देन NH3 यस सर। इट इज़ लेस पॉइजनस देन NH3, ये वाला तो ठीक नहीं है। बॉन्ड एंगल ऑफ pH3 और NH3 सर pH इज ग्रेटर, नो सर NH3 का ही ज़्यादा होता है, pH3 का तो 91 डिग्री के अराउंड होता है, इस वाले को तो 107 डिग्री के अराउंड हो जाता है। उसके बाद इट डज नॉट शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, नो सर pH3 जो आपके पास है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज दिखाता है। आगे भी हमने शायद ऐसा एक क्वेश्चन किया था, तो ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज दिखाता है। नाउ सी हियर क्वेश्चन 85, SO2 कैन एक्ट एज। सर SO2 क्या क्या एक्ट कर सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट यस सर। सर जिस टाइम SO2 को आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, SO3 में मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन हो रही, तो ये खुद किसी को रिड्यूस कर रहा है, तो सर इस वाले केस में इट एक्ट्स एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इसने SO2 ने काम किया है सर। दूसरा ऑप्शन जो है यानी ये भी ठीक आएगा। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे, सर मैं SO2 को कन्वर्ट कर सकता हूं या तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड में और सल्फर में, यानी इसकी रिडक्शन कर सकता हूं। जब मैं इसकी रिडक्शन करूंगा तो ये खुद एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और ब्लीचिंग एजेंट भी होगा। सर ब्लीचिंग एजेंट्स मुझे डिकलरेशन के लिए आते हैं, यूज होते हैं, और ब्लीचिंग एजेंट वही हो जाता है या तो उसके पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है या तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। इन्हीं दो प्रॉपर्टीज की वजह से वो क्या है, एज ब्लीचिंग एजेंट काम कर सकता है। और आपके पास जो SO2 है ये दोनों प्रॉपर्टीज दिखाता है, ऑब्वियसली ये ब्लीचिंग एजेंट भी दिखाता है, फिर चाहे ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर से दिखाए या ऑक्सीडाइजिंग से। तो सर इसमें ऑल ऑप्शन जो है राइट आंसर मुझे नजर आता जा रहा है क्वेश्चन 85 का। नाउ क्वेश्चन 86 की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर हाइड्राइड्स एक्ट्स एज ए लेविस एसिड। इनमें से कौन सा आपका हाइड्राइड जो है लेविस एसिड की तरह काम करता है। सर NH3 इलेक्ट्रॉन रिच माना जाता है, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है। CH4 इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है इस वाले का। H2O इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट माना जाएगा। लेकिन B2H6 की बात करेंगे, डाइबोरिन वाले की बात करेंगे, सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल माना जाता है। ये वाला B2H6 जो मेरे पास है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड माना जाएगा। तो मैं कहता हूँ ये जो हाइड्राइड मेरे पास है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मीन्स इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से ये लेविस एसिड की तरह काम करेगा। सो द ऑप्शन 4 इज अ राइट आंसर, यानी डाइबोरिन आपका जो है B2H6 ये आपका लेविस एसिड एक्ट कर सकता है। उसके बाद द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम इंक्रीजेस इन द सीक्वेंस।
सीट हियर, जब भी हम ये डाउन द ग्रुप की बात कर रहा है, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, यस ग्रुप 13 की बात कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो सर यहाँ पे बात हो रही है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की। सर जो ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेटस इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेटस इंक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो लिहाजा करके एल्युमिनियम से ज़्यादा गैल्युमिनियम, दिस गैलियम, गैलियम से ज़्यादा इंडियम, इंडियम से ज़्यादा थेलियम जो है, राइट आंसर मुझे आएगा इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का आर्डर जो है यही वाला होगा। डाउनवर्ड्स रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ क्वेश्चन 88 की बात करेंगे। एमंग द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज। सर ये जो आपके पास है ऑक्सा एसिडस ऑफ क्लोरीन दिए गए हैं, इनमें से मुझे ऑर्डर निकालना है व्हाट वी कॉल इट एज एसिडिटी का। सर जो ऑर्डर होता है, जो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट है उसी पे ये डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूंगा, मेरे पास है AClO फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है AClO2 और मेरे पास है AClO3 और मेरे पास है AClO4, ये मेरे पास है ऑक्सा एसिडस ऑफ क्लोरीन। सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेरे पास आएगा क्लोरीन का, डैट इज +1 निकालते जब हमें, तो यहाँ पे आएगा इट विल बी +3, उसके बाद इस वाले में निकालोगे तो यू विल गेट इट एज +5, इस वाले में चेक करोगे यू विल गेट इट एज +7। तो जो ही ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ता जा रहा है तो हम कहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है, यानी इट कैन एक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल की ओर ये ज़्यादा जा सकता है। तो सर यहाँ पे +1, +3, +5, +7, तो इसका सबसे ज़्यादा आपके पास सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम इसका एसिडिक कैरेक्टर भी मानेंगे सबसे ज़्यादा होगा, यानी एसिडिटी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। नाउ सीट हियर, अगर हम बात करेंगे ये वाला ऑर्डर जो होगा शायद ये वाला है, AClO, AClO2, AClO3, AClO4, तो दिस ऑर्डर इज द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन 88 जो है सेकंड ऑप्शन है। क्वेश्चन 89 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट स्टेबल। सर इनमें से कौन सी स्पीशीज आपके पास है जो स्टेबल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट स्टेबल। नाउ सीट हियर, मेरे पास है SiF6। सर SiF6 की बात करेंगे, ये जो मेरे पास है दिस वन, ये जो आयन मेरे पास है, नाउ सीट हियर, कॉम्प्लेक्स आयन मेरे पास है, सिलिकॉन का साइज छोटा होता है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, तो छोटा जो मेरे पास है सेंट्रल एटम, सर ये इस वाले छोटे लिगेंड को अच्छे तरीके से अकोमोडेट कर पाता है, यानी ये वाला अच्छे से एग्जिस्ट कर पाता है, स्टेबल हो जाता है, यानी ये स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एज लिगेंड। नाउ उसके बाद अगर मैं बात करूँगा सर इस वाले की GeCl6, ये वाला जो मेरे पास है, इसमें क्या होता है सर, आपके पास Cl जो 2 नेगेटिव है ना सर। इस वाले में अगर मैं बात करूंगा, जर्मेनियम जो मेरे पास है अच्छा खासा लार्जर एटम है, सेंट्रल एटम जो है लार्जर है इसका साइज, और क्लोरीन जो है ये भी अच्छा खासा साइज में है एज लिगेंड। तो अच्छा बड़ा मेटल जो मेरे पास है बड़े लिगेंड को अच्छे से अकोमोडेट कर पाता है। इन द सेम वे ये जो मेरे पास है टिन वाला, सर टिन का भी साइज अच्छा खासा है, और आपका ये वाला लिगेंड जो है इसका भी साइज अच्छा खासा है। बड़ा साइज वाला मेटल बड़े लिगेंड को अच्छे से अकोमोडेट कर पाता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ये भी इसको अकोमोडेट कर पाता है, ये भी इसको अकोमोडेट कर पाता है, छोटे लिगेंड को अकोमोडेट अच्छे से कर पाता है। लेकिन जब बात इस वाले की आती है ना, दिस वन SiCl6, यहाँ पे Cl जो मेरे पास है सर बड़ा लिगेंड है, लेकिन ये मेटल जो है छोटा है, तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंसेस, ये जो क्लोरीन रिपल्शंस होती है वो ज़्यादा होती है। एज अ रिजल्ट स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसका फॉर्मेशन भी डिफिकल्ट होता है। तो वी से द ऑप्शन 4 जो है ये स्टेबल नहीं होता है। सो द क्वेश्चन 89 इज डन। Now the question 90, the correct order of atomic radii in group 13 elements is। सर ग्रुप 13 एलिमेंट्स मेरे पास है, इनमें करेक्ट ऑर्डर क्या होता है। अगर आपको याद होगा क्लास 11th में भी पीरियडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं सर, बोरान के बाद आता है एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। उसके बाद सर मसला क्या होता है, जो आपका एल्युमिनियम और गैलियम होता है उनमें प्रॉब्लम एक होती है, दिस एल्युमिनियम और गैलियम में एक प्रॉब्लम होती है। गैलियम जो मेरे पास होता है उसमें d ऑर्बिटल्स ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग कम होती है और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। बिकॉज ऑफ लेस शील्डिंग पावर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे होता है, जिसको हम dd कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। तो गैलियम का साइज कम हो जाता है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम। तो द रीज़न जो उसके बाद मुझे सीक्वेंस मिलती है, डैट इज़ बोरान, गैलियम, देन एल्युमिनियम, उसके बाद इंडियम, देन थैलियम। सो ये वाला जो है करेक्ट ऑर्डर मुझे नज़र आ रहा है, डैट इज़ क्वेश्चन 90। डाउनवर्ड जाने पे खाली यूजुअली तो साइज़ बढ़ता जा रहा है, रीज़न इज़ आपका जो शेल नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, बट गैलियम में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, डी कॉन्ट्रैक्शन होता है, एज अ रिजल्ट उसका साइज़ कम होता है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम। तो क्वेश्चन 90 जो है आपके पास थर्ड ऑप्शन आता है। ओके, तो हमने अपना सेशन कंप्लीट किया है। थैंक यू, वी हैव डन इट। Okay, God bless you and Allah Hafiz. Thank you.